बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एमओटी में हमने लास्ट टाइम जो जनरल एलिमेंट्स हैं उनके एमओटी डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि उनका एमओटी मॉडल किस तरह बनता है, जिसमें हमने ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए डायग्राम बनाए थे। अब देखिए, कभी कभार एक क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन ये किया जाता है कि ऑक्सीजन का अगर आप एमओटी डायग्राम देख लें तो इसका एमओटी मॉडल ऐसे बनता है, और अगर आप बोरान के लिए, कार्बन के लिए या नाइट्रोजन के लिए एमओटी डायग्राम देख लें तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होगा कि अगर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए पीएक्स के साथ ओवरलैप करता है तो बॉन्डिंग, और जब डिस्ट्रक्टिव करता है तो एंटी बॉन्डिंग। और इसके बाद पीवाई और पीजेड की नेचर सेम है तो वो सेम प्लेन पे रहते हैं। लेकिन जब आपके पास बोरान हो या आपके पास कार्बन हो या आपके पास नाइट्रोजन हो, इसमें पीवाई और पीजेड नीचे होते हैं और पीएक्स आपके पास ऊपर मौजूद होता है। तो यही क्वेश्चन किया जाता है कि इस डायग्राम में पीएक्स नीचे है जबकि इस डायग्राम में पीएक्स ऊपर है, तो इसकी कौन सी टेक्निकल रीज़न है? ऐसी क्या वजह है कि ये डायग्राम इसके सेम नहीं है? वैसे ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक, और ये भी होमो एटॉमिक है, B2 C2 या N2, और डाई है, होमो है। लेकिन यहाँ पर पीएक्स नीचे, पीवाई पीजेड ऊपर, और यहाँ पे पीवाई पीजेड नीचे और पीएक्स ऊपर है। तो इसकी कौन सी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है? तो इसकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, वहाँ से हमें जवाब मिलेगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाएगी। तो वो एक्सप्लेनेशन है कंट्रीब्यूशंस। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल या वेव्स आपस में ओवरलैप करते हैं, उनके लिए ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मैच करती हैं, इसका मतलब है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप पॉसिबल होगी। और अगर ये तीनों मैच नहीं करती तो वहाँ ओवरलैप जो है पॉसिबल नहीं होती, या अगर आप कर भी दे तो वीक ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए वो कौन कौन से कंडीशंस हैं। नंबर एक, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आप ओवरलैप करें, उनके शेप सिमिलर होने चाहिए। अगर शेप सिमिलर होंगे तो ओवरलैप स्ट्रांग होगी। अगर एस की एस के साथ है तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और दूसरा एस ऑर्बिटल भी क्या होगा? स्फेरिकल होगा, तो ओवरलैप अच्छी होगी। अगर एक ऑर्बिटल वो डम्बल है और दूसरा भी डम्बल है तो ओवरलैप अच्छी होगी। तो शेप पहली पैरामीटर है कि जब दो ऑर्बिटल मिक्स हो, उनकी शेप सेम हो, उनकी कंट्रीब्यूशन मेजर होंगी यानी ज़्यादा होंगी। नंबर दो, ओरिएंटेशन। दूसरा ओरिएंटेशन, अब देखिए ये भी डम्बल है और ये भी डम्बल है, और दोनों अगर एक्सेस पे हैं तो इनकी कंट्रीब्यूशन मेजर होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक पीएक्स है और दूसरा पीवाई है, अब दोनों की शेप सेम है मगर ओरिएंटेशन सेम नहीं है, लिहाजा इनकी ओवरलैप जो है वो मेजर नहीं होगी। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी से मुराद ये है, अगर एक 2p ऑर्बिटल है तो वो अगर 2p ही के साथ ओवरलैप करेगा तो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन होगी वो मेजर होगी। तो ओवरऑल अगर एक एग्जांपल लिया जाए ऑक्सीजन में से, तो ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो तीन ऑर्बिटल p के हैं, ये px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल। इसकी जो शेप है वो डम्बल है और एक्सिस में है, इसकी जो शेप है वो डम्बल और y में, और इसकी शेप जो है वो डम्बल है और z एक्सिस में है। अब जो दूसरा ऑक्सीजन है जो इसके साथ ओवरलैप करेगा, उसके भी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन होंगे, px होगा, py होगा और pz होगा। तो देखिए दोनों की जब ओवरलैप होती है, सबसे पहले दोनों की शेप सेम है तो कोशिश होगी कि px के साथ मिले। अब py के साथ और pz के साथ ओवरलैप करे, क्योंकि शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है। इसको कहते हैं मेजर ओवरलैप। एक ओवरलैप है उसे कहते हैं माइनर ओवरलैप।
माइनर ओवरलैप से ये मुराद है कि जब ऑर्बिटल की शेप एग्जैक्टली सेम ना हो, ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम ना हो, एनर्जी एग्जैक्टली सेम ना हो, लेकिन किसी न किसी हद तक उनमें सिमिलरिटी पाई जाते हो। अब शेप एग्जैक्टली सेम ना हो मगर कुछ ना कुछ शेप मिलता जुलता हो, या ऑर्बिटल के कुछ ना कुछ पोर्शन सिमिलर हो। ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम ना हो लेकिन कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन जो है वो प्रोबेबल हो, और एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम ना हो मगर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिफरेंस है वो मैच करता हो, इसे हम कहते हैं माइनर ओवरलैप। अब देखिए, अगर आप कंसिडर करें एक एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल ओवरऑल स्फेरिकल है, और आप कंसिडर करें पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल है, ये वाला। और देखिए, अगर हम कंसिडर करें ये कोई पी एक्स ऑर्बिटल है, तो अगर आप देखें दोनों ऑर्बिटल का शेप एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन इस ऑर्बिटल का ओवरऑल शेप और इस ऑर्बिटल का ये एक पार्ट तकरीबन कंपेरेबली कुछ ना कुछ हिस्सा इनमें से कॉमन है, कंपेरेबल है, कुछ ना कुछ हिस्सा सेम है, तो इनकी ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है। इससे पहले तो हमने ये किया था, यहाँ पे अगर ये एक एस है और ये एक एस है तो इसमें मेजर ओवरलैप होगी, एक पक्का बांड बनेगा, मजबूत बांड बनेगा। अब यहाँ पे मेजर ओवरलैप नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ ओवरलैप की वजह से भी बांड बनने के चांसेस है। दूसरी बात, इनकी ओरिएंटेशन भी अगर ओवरऑल इसका ये सिंगल ये कंसिडर करें और ये, तो ओरिएंटेशन कुछ ना कुछ हद तक कंपेरेबल है। और तीसरा है एनर्जी, तो अगर एनर्जी भी इन दोनों के दरमियान ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, अगर ये कम है मतलब ये कि ये एस ऑर्बिटल है और सपोज इसके ऊपर ही ये पी ऑर्बिटल है, और दोनों का ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई अगर ये कम है और ये एक दूसरे के साथ नज़दीक है, तो सिमिलर शेप किसी हद तक होने की वजह से ये भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे और बांड बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम का प्रॉब्लम है ये इसी माइनर इंटरेक्शन की वजह से है। नॉर्मली रूल ये है कि किसी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान मेजर ओवरलैप होना चाहिए। मेजर ओवरलैप होगा तो नॉर्मल बॉन्ड बनेगा, पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ और पी जेड के साथ। लेकिन अगर किसी भी ऐसे सिस्टम हो जिनमें ये माइनर ओवरलैप के चांसेस हो, जिनके ये एग्जाम्पल है बोरान में, कार्बन में और नाइट्रोजन में, तो वहाँ पी एक्स नीचे होने के बजाय ऊपर होगा, जिसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, फिर है 2s2 और फिर आपके पास है 2p4, ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन के लिए। और अगर इनमें से कार्बन या बोरान कोई भी ले ले, सपोज कार्बन ले ले, वो है 1s2, फिर है 2s2 और फिर आपके पास है 2p2। अब देखिए, इसका ये तो शेल छोड़ दे, इसका जो वैलेंस शेल है वो कंसिडर करें, तो वैलेंस में है 2s ऑर्बिटल, ये वो 2s ऑर्बिटल है, और ये जो ऊपर 3 है ये 2p ऑर्बिटल, तो ये 2pz, ये आपके पास 2py और ये आपके पास 2px, और ये कार्बन है तो कार्बन का भी ये सपोज 2s, ये 2px, 2py, 2pz। अब देखिए, अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ये एस ऑर्बिटल और ये पी एक्स ऑर्बिटल, दोनों की शेप किसी न किसी हद तक सिमिलर है, ओरिएंटेशन भी किसी न किसी हद तक सिमिलर है, मगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा इनके दरमियान अगर गैप ज़्यादा है तो नॉर्मली ये एस ऑर्बिटल इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, इसके साथ कोई शरारत नहीं करता, तो लिहाजा पी एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, पी वाई के साथ बनाएगा और पी जेड के साथ बनाएगा। वो किस तरह से, तो वो ऐसे, अगर ये पी जेड ऑर्बिटल है, अगर ये पी वाई ऑर्बिटल है और अगर ये पी एक्स ऑर्बिटल है, और अब दूसरा ऑक्सीजन, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई है और ये पी जेड ऑर्बिटल है, और ये नीचे यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल है। चूँकि दोनों के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो देखिए एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग,
px के साथ बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग, और अब py और pz चूँकि उनकी नेचर सेम है तो py के साथ और pz के साथ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये वाला डायग्राम बनेगा। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं कार्बन, बोरान एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल जो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, और 2p में भी जो 2px ऑर्बिटल हैं, इसकी जो शेप है वो इसके साथ कंपेरेबल है, ओरिएंटेशन भी, और अब एनर्जी गैप भी क्या है, एनर्जी गैप भी कम है। तो होना ये चाहिए कि ये 2px सामने वाले जो दूसरा इसका कार्बन होगा उसके साथ बॉन्ड बनाए, यानी ये 2px इस दूसरे कार्बन के 2px के साथ बॉन्ड बनाए, ये जो 2py है उस पहले वाले कार्बन के 2py के साथ बॉन्ड बनाए, और ये जो 2pz है ये उस दूसरे कार्बन के 2pz के साथ बॉन्ड बनाए। मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ये नीचे वाला ऑर्बिटल इसको तंग करता है, वो ऐसे तंग करता है, नीचे वाला ऑर्बिटल इसको कहता है कि मेरी और आपकी जो शेप है वो तकरीबन सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है, एनर्जी गैप भी कम है, तो आप उस दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड न बनाएं, आप मेरे साथ बॉन्ड बनाएं। तो ये जो 2s ऑर्बिटल है कम एनर्जी गैप की वजह से इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, माइनर इंटरेक्शन करता है, इसको छेड़ता है, इसको क्या करता है, इसको कंफ्यूज करता है, और ये जो दूसरा कार्बन है उसका 2s भी अपनी px से कहता है आप उसके साथ बॉन्ड ना बनाओ, आप मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। अब देखिए, अगर किसी क्लास में भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या करता है, गपशप लगाता है और क्लास लेक्चर को डिस्टर्ब करता है, तो टीचर क्या करता है, टीचर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती हैं उस स्टूडेंट को क्या करता है, उस स्टूडेंट को उस जगह से उठाता है और किसी और जगह पे उसको बिठा देता है, ताकि ये वाला ऑर्बिटल है ये इंटरेक्शन शो ना करे। अब देखिए, ये ऑर्बिटल इसके साथ इंटरेक्शन शो करता है तो बॉन्ड अच्छा वाला नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेजर ओवरलैप हो और सही बॉन्ड बने, हमने इन दोनों की इंटरेक्शन को कमज़ोर करना है, ख़त्म करना है। तो उसका तरीका ये है, इस ऑर्बिटल को क्या करें, इस ऑर्बिटल को, ये जो px है, इस ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल से दूर लेकर जाएं किसी और पोजीशन पे, ताकि इनके दरमियान ये इंटरेक्शन क्या हो, इंटरेक्शन कम हो। तो होना ये चाहिए कि पहले px के साथ मिले, लेकिन इस इंटरेक्शन की वजह से px के साथ नहीं मिलता। तो ये जो कार्बन है या ये कार्बन है, ये बोरान है या ये है, ये नाइट्रोजन या ये है, ये क्या कर लेता है, ये एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। ट्रिक ये है कि ये px और px को ओवरलैप करने से पहले py के साथ ओवरलैप करता है, और इसी तरह px को ओवरलैप करने से पहले pz को pz के साथ ओवरलैप करता है। अब देखें, px को छोड़ देता है, पहले वो py और pz की ओवरलैपिंग करता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर पहले py की और pz की ओवरलैपिंग होगी, तो इस ओवरलैपिंग की वजह से इस ऊपर जो s ऑर्बिटल की इंटरेक्शन p के साथ है वो कम हो जाएगी, और ये px ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो लिहाजा रिपल्जन कम होगी, फिर जाके आगे आपके पास क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ ऐसे होता है, अगर इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम क्या करें, अभी ओवरलैपिंग के ज़रिए शो करें तो ऐसे होगा। पहले तो s ऑर्बिटल s के साथ अगर ओवरलैप करता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव करता है तो एंटी बॉन्डिंग। अब px की px के साथ होनी चाहिए, मगर इस इंटरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम है, तो इस इंटरेक्शन को ख़त्म करने के लिए पहले py और pz आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग, और जब डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग। अब ये बेचारा ये s ऑर्बिटल अब इसको अट्रैक्ट नहीं करता, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो एज अ रिज़ल्ट ये कार्बन इसको और भी ऊपर धकेल देता है px, फिर px के साथ,
और ये इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये कि ये इससे ऊपर लगेगा, तो इसलिए इस डायग्राम में py pz नीचे है। ये इसलिए नीचे है ताकि जो s ऑर्बिटल है इसकी जो px के साथ इंटरेक्शन है इसको ख़त्म किया जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये एलिमेंट अपना px ऊपर रिपेल करता है, ऊपर शिफ्ट करता है, तो तब जाके इसकी जो बॉन्ड स्टेबिलिटी है वो पॉसिबल हो जाती है। अच्छा, अब देखिए इसको ज़रा क्लियर डायग्राम से दोबारा करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो देखिए एस ऑर्बिटल और पी के साथ अगर माइनर ओवरलैप करता है, इसको ख़त्म करने के लिए ये जो कार्बन है ये पहले पी वाई और पी जेड को आपस में ओवरलैप करता है। अगर कंस्ट्रक्टिव करता है तो बॉन्डिंग, और अगर डिस्ट्रक्टिव करता है तो एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए आपने सोसाइटी में भी देखा होगा, बास टाइम अगर आपके पास 3 ब्रदर्स हैं, ठीक है, और ये इनमें से ये एक ब्रदर चाहता है कि मेरी शादी हो, मगर वो क्या करे, वो ना काम करता है, ठीक है, ना उसकी बिज़नेस है, ना उसकी जॉब है। तो इसकी शादी करने के बजाय कभी कभार उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है, लेकिन उससे पहले उनकी छोटे भाइयों की शादियां हो जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल सेटल हैं, स्टेबल हैं। तो ये ऑलरेडी वेल सेटल है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, और ये तो किसी के साथ अब इन्वॉल्व है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जॉब भी इसकी नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो लिहाजा एलिमेंट क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को देखता है। तो ये क्या करता है, इन 2 ऑर्बिटल को इनके साथ ओवरलैप करता है। अब जो बाकी रह जाए वो मजबूरी के तहत फिर बाद में क्या करता है, बाद में शादी करता है px के साथ और py के साथ। अब देखिए ये बेचारा भी मैदान पे ऐसे ही रह जाते हैं, तो इसके पास भी कोई और चॉइस नहीं है, ये सिर्फ अपने चॉइस का दूसरा एस ऑर्बिटल देख लेता है और उसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो सपोज ये एक कार्बन है, ये दूसरा, ये एक बोरान, ये दूसरा, ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। अब देखिए अगर हम बोरान को अभी एक्सप्लेन करें तो बोरान का अगर आप कन्फिग्रेशन इसकी करें 1:2, 2:2 and 2p1, तो अगर बोरान का मॉलिक्यूल बनेगा B2 मॉलिक्यूल, तो देखिए ये एक बोरान का कन्फिग्रेशन है और राइट साइड पे दूसरे बोरान का कन्फिग्रेशन है। ये एनर्जी वेक्टर डायग्राम है, तो सिर्फ इसको छोड़ दें, सिर्फ वैलेंस शेल देख लें। ये है 2:2 और ये आपके पास 2p1। अब चूंकि ये एस ऑर्बिटल इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एलिमेंट इस px को रहने देता है और पहले py और pz की बॉन्डिंग और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, और इसके बाद ये px की बॉन्डिंग और px की एंटी बॉन्डिंग, और देखिए एस ऑर्बिटल की ओवरलैप होगी किसी दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के लिए हमेशा वही ओल्ड रूल हम फॉलो करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब इसकी बारी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो एक। अब दूसरा पेयर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हुंड्स रूल फॉलो करेंगे। तो ये देखिए ये इसका डायग्राम है। अगर नेचर के बारे में पूछा जाए पैरामैग्नेटिक है या डाई, तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे कहें कि कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग और डिवाइड बाय 2, तो इससे आएगा 1। मतलब बोरान का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, वो 1 है, क्योंकि एक देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कार्बन के लिए है तो सेम तरीका है, आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटरमिन कर लें, उसके बाद वैलेंस शेल डिटरमिन कर लें, तो 2p2 होगा। अब देखिए अगेन यहाँ पे py और pz पहले पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद px आपका पार्टिसिपेट करेगा, सही है। और इसके बाद अब देखिए ये जो है ये भी चूँकि पहले करता है, लेकिन हम प्रॉब्लम क्रिएट जो है उसको सॉल्व करने के लिए पहले ये डायग्राम बनाते हैं। अगेन अब आपने इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करनी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, अब पेयरिंग करें 3 और 4, तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। डायामैग्नेटिक है या पैरा, डायामैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा वो आप खुद कैलकुलेट करें। ये 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 से आएगा 2, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखिए अगर नाइट्रोजन के लिए हो तो सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। पहले जब हम ऑक्सीजन के लिए
फ्लोरीन के लिए या जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम ये डायग्राम बनाते थे, अगर आपको याद हो, एक इस तरह से और एक आपके पास ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए इसी तरह इस डायग्राम को ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो देखिए, पहले ज़रा नॉर्मल डायग्राम पढ़ ले, फिर इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए, ये अगर नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये उसका एस ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पी ऑर्बिटल जिसमें सिंगल ही सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन। अब रूल ये है कि एस 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 के साथ ओवरलैप करेगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब चूंकि इसमें ये प्रॉब्लम है तो पी वाई पी जेड पहले और इसके बाद पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो आप ज़रा ख़ुद देख लें, अगर हम ट्राइंगल बनाए, पहले ज़रा इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए, ये एक ट्राइंगल बन गया है, एक कॉर्नर ये और एक ये। तो आप तो पहले क्या करें, ऐसे एक ट्राइंगल बनाएं, और ऊपर ऑलरेडी एक ट्राइंगल है तो ऐसी भी एक ट्राइंगल बनाएं। तो पहले के केस में आप ऐसे बनाते थे, लेकिन जब आपके पास बोरान, कार्बन या नाइट्रोजन हो, आप पहले ऐसे डायग्राम बनाएं। और एग्जैक्टली चूँकि ये ऊपर वाला ट्राइंगल दोनों में सेम है, सिर्फ नीचे वाला इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें पी एक्स ऊपर चला गया है और पी वाई पी जेड आपके पास नीचे हैं। और अगेन, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी करनी है इस नाइट्रोजन की, तो सिर्फ पी कंसिडर करें। इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन और इसके पी में भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो देखिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये और ये डायग्राम सेम है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालना, इसके अलावा यहाँ से नेचर मालूम करना इजी है। और देखें, अगर इस तरह आ जाए जिस तरह नॉर्मल के लिए हमने करवाया था, देखिए अगर B2+1 है, B2-1 है, C2-1 है या नाइट्रोजन +1 है, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो इस डायग्राम से आप आसानी से, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने करवाया था लेक्चर में, अगेन इसके लिए भी सेम तरीका है। अब लास्ट टेक्निकल पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे तो हम ये डायग्राम इस्तेमाल करेंगे या इसके कुछ कंपाउंड में। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये एलिमेंट हो तो इन एलिमेंट में पी वाई पी जेड नीचे, पी एक्स ऊपर, और अगर इनके कंपाउंड भी आ जाए तब भी हमने यही सेम डायग्राम फॉलो करना है। अब देखिए, सेम डायग्राम फॉलो करेंगे। अगर बोरान ऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, अगर ये कंपाउंड हो इन एलिमेंट की, तब भी आपने जो डायग्राम इस्तेमाल करनी है, अगेन सिमिलर डायग्राम यूज़ करनी है। अब देखें, जो इन 3 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन है, तो इनके लिए भी ये डायग्राम सेम पैटर्न फॉलो करता है। अब देखिए, अगर बोरान ऑक्साइड की बॉन्डिंग सिचुएशन डिस्कस करें तो बोरान की ये कन्फिग्रेशन है और ऑक्सीजन की ये है। तो देखिए, अगर इसकी वैलेंस शेल ले लें तो ये वो 2s2 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन का 2s2। अब ये बोरान का 2p1 और ये ऑक्सीजन का 2p4, 1 2 3 4। अब एक और भी पॉइंट सीख ले, जब आप हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी वेक्टर डायग्राम ड्रा करते हैं तो फिर आप ये देखें, इसके 3 ऑर्बिटल है ना p, और इसके भी, लेकिन ये मैंने थोड़े से नीचे बनाए हैं। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट हो और इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ये ऑर्बिटल हम थोड़े से नीचे ड्रा करते हैं। उसकी एक रीज़न है, देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है तो वो अपने ऑर्बिटल को ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बुक्स में तो सामने बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप वैलेट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे करें। अब देखिए, ये एस ऑर्बिटल इस एस के साथ बॉन्डिंग और इसी तरह एंटी बॉन्डिंग। अब चूँकि ये इस बोरान का कंपाउंड है तो पहले पी वाई और पी जेड की ओवरलैपिंग होगी और उसके बाद पी एक्स की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें, बोरान में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, पी में 4, तो 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन की आपने फिलिंग करनी है। तो 1 2
3, 4 और ऊपर 5। पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पूछा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोरान ऑक्साइड या बोरान ऑक्साइड +1, मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाया जाए कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा या कौन सा ज़्यादा होगा, मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखें इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें भी ये 2s2 और 2p2। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी भी कन्फिगरेशन 2s2 और 2p2 और ऑक्सीजन की अगेन 2s2 और 2p4। तो p में इसके 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब s की ओवरलैप करें s के साथ तो ये फिल्ड करें और देखें इसमें py के साथ और pz के साथ और इसके बाद px के साथ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 यहाँ पे हैं p में और 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल करें, 1 2 3 4 5 और 6। पैरामैग्नेटिक है या डाई? सो डायामैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर भी आप खुद कैलकुलेट करें, 6 - 0 / 2 तो 3 आएगा, यानी कार्बन और कार्बन के ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा, इसमें से एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो चूँकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, शॉर्टकट ट्रिक क्या था, 2 ट्रायंगल बनाएं जो एक दूसरे को पैरेलल हो, फेस करते हो। अब देखिए नाइट्रोजन का जो आखिरी पी ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल हमने 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो देखिए 1 2 3 और 4 और इसके बाद 5 और 6 बॉन्डिंग को फिल करें। अब एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाए तो ये वो 7th ऑर्बिटल है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक है या डाई? सो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड। बॉन्ड ऑर्डर क्या है खुद कैलकुलेट करें। कभी कभार ये भी क्वेश्चन किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर आप कार्बोनिल की तरह बनाना चाहते हैं तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। या क्वेश्चन किया जा सकता है कि NO+1 और कार्बोनिल, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि NO+1 और कार्बोनिल दोनों पैरामैग्नेटिक है या डाई, तो देखिए अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये NO+1 हो जाएगा और ये एग्जैक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल ग्रुप की तरह हो जाएगा, तो दोनों डायामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। अब देखिए लास्ट जो है वो ये है कि इनमें से किसी भी कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि NO+1 है, आप ये बताइए पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो देखिए अगर NO+1 है आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाएं तो क्या है, डायामैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है खुद कैलकुलेट करें। NO+2 है, अगर +2 होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सो पैरामैग्नेटिक है। NO-1 है, -1 से मुराद कि यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन अगेन ड्रा करें, और अगर -1 है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, सबसे पहले ये आएगा। और अगर क्वेश्चन किया जाए कि एक NO है और एक NO-1 है, कौन सा ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो NO-1 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह बोरान और कार्बन के लिए भी सेम क्वेश्चन किए जा सकते हैं जो आप खुद प्रैक्टिस करें। अच्छा लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में ये है कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये 3 एलिमेंट ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, दूसरे एलिमेंट क्यों नहीं शो करते। ऐसे तो अगर इसे ग्रुप नंबर 3 में देख ले और भी मेंबर है, ग्रुप 4 के भी है, ग्रुप 5 की भी है, मगर वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो उसका रीज़न ये है, जब आप ग्रुप 3 में, पहले तो ये है कि हर ग्रुप का मेंबर का जो टॉप मेंबर है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, पिकुलर बिहेवियर शो करता है। और इसका रीज़न है चार्ज डेंसिटी, इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, चार्ज डेंसिटीज़ की ज़्यादा होती हैं, तो इसके जो ऑर्बिटल का एनर्जी गैप है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो अगर वो कार्बन हो, बोरान हो या नाइट्रोजन हो, इनकी एनर्जी गैप काफ़ी कम होती है, तो इसलिए ये इसके s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, एटम का साइज़ बढ़ने से s और p के दरमियान गैप क्या होता है, गैप बढ़ता है, इसलिए बाकी एलिमेंट ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते।